क्या कर रहे हो? और एकीकरण के अंदर जो है हम लोग सातों चरण कंप्लीट कर चुके हैं। कितने चरण कंप्लीट कर चुके हैं? और अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि एकीकरण के पांचवें चरण के अंदर कौन सी कमेटी काम आई, तो हाँ तुम्हें पता है कि एकीकरण के पांचवें चरण के अंदर जो कमेटी काम आती है उस कमेटी का नाम क्या है? शंकर देवराय कमेटी। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि उस शंकर देवराय कमेटी में कितने लोग थे? कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? हाँ, एक तो शंकर खुद ही है, एक प्रभु है, और एक का नाम क्या है? आर के सिद्धावा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछ लूं कि आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हुए किस कमेटी की सिफारिश पर? फैजल अली कमेटी। और मान लो फैजल अली ऑप्शन में नहीं हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बोलोगे? राज्य पुनर्गठन आयोग। और उस राज्य पुनर्गठन आयोग में भी कितने लोग हैं? 3 ही लोग हैं। कौन कौन? एक तो फैजल अली, और एक एम पणिक्कर, और एक आदमी का नाम क्या है? हृदयनाथ कंजरू। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख की पोस्ट कब खत्म की गई? राजस्थान में राष्ट्र का पद कब समाप्त हुआ यार? 1956 के अंदर। और कौन से संविधान संशोधन का यूज किया है? 7वें संविधान संशोधन का क्या किया है? यूज किया है। और तुमने राष्ट्र प्रमुख की पोस्ट को खत्म करके कौन सी नई पोस्ट लाए? राज्यपाल। और तुम्हें अच्छे से पता है कि राजस्थान का पहला ही राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। और तुमने शायद कल गुरुमुख निहाल सिंह को भी शपथ दिलवाई थी। किससे दिलवाई थी? जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड से जो है तुमने क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। ये बात हम लोगों ने की थी। और इसके अलावा हमने शायद कुछ बातें और पढ़ी थी कि हम कल ऐसा भी लिख रहे थे, तुमने एक वर्ड लिखा था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या लिखा है? लिखा क्या ऐसा? क्या है ये? हाँ, कि उस हीरालाल की क्या है? आत्मकथा। या हीरालाल की बुक का नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और हीरालाल कौन? हीरालाल शास्त्री। कहाँ रहता था? जोबनेर जयपुर। तुम उसकी पत्नी से मिले कि नहीं मिले? मिले थे। कौन थे उसकी वाइफ? रतन शास्त्री। और दोनों मिलके स्कूल खोल रहे थे। कहाँ पे? निवाई टोंक में। क्या नाम रखा तुमने? पहले नाम क्या रखा? जीवन शिक्षा कुटीर। और जीवन शिक्षा कुटीर को तुमने नाम बदल दिया क्या? शांताबाई। और फिर नाम क्या गया लास्ट में? वनस्थली में कन्वर्ट हो जाता। शांताबाई कौन थी? दोनों की लड़की। दोनों कौन? हीरालाल और रतन शास्त्री की लड़की का नाम क्या था? ठीक है। और इसके अलावा हम शायद कुछ बातें ऐसी भी कर रहे थे कि हमने कहीं ऐसा भी लिखा है कि राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल ही। और हीरालाल को किसने शपथ दिलाई थी? उसको भी शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन है? मानसिंह सेकंड। अब आज नए कौन है जिनकी पहली क्लास हो रही है? एक तो कोई बात नहीं। अच्छा, 3-4 जन नए, कोई बात नहीं, बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो छोटा है यार भी। हम राजस्थान के इतिहास का पहले ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक चला, लेकिन आज उस पहले चैप्टर आगे सब कुछ पढ़ना बाकी है, 99 चीज पढ़ना बाकी है, लेकिन पहला टॉपिक जो है वो क्या है? कंप्लीट हो रहा। आज उसका लास्ट डे है। ठीक है, अभी जितना समझ में आया वहीं से लिखना, बाकी कल से जो नया टॉपिक शुरू होगा वहां से अपने सिलेबस का स्टार्ट मारना तुम लोग। ठीक है, तो अब वो क्या है कि एकीकरण के 7 चरण अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो अब एकीकरण की केवल 2-4 बातें और रह गई, अपन इसको खत्म करके नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, जो भी नए जुड़े हैं आज, जिनकी पहली क्लास है, तो हम कोई टॉपिक पढ़ रहे थे, आज उस टॉपिक का लास्ट क्लास है, कल से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो अपना सिलेबस वहां से शुरू मानना। लेकिन अभी जितनी बातें समझ में आ रही है उतना लिखने की कोशिश करो ना, क्योंकि हम इस टॉपिक को लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उसका लास्ट क्लास है। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा जितना लिखोगे तुम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे आंसर तुम लोगों को ही देने हैं। ठीक है, और जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि राजस्थान का अंतिम राष्ट्र प्रमुख कौन था? कौन होगा? मानसिंह सेकंड जयपुर। लिखना शुरू करो, लिखो लिखो। राजस्थान के अंतिम राष्ट्र प्रमुख लिखना शुरू करो। राजस्थान के अंतिम राष्ट्र प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर। राजस्थान के अंतिम राष्ट्र प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर। मानसिंह द्वितीय जयपुर। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान के प्रथम व अंतिम। लिखो राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराष्ट्र प्रमुख। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराष्ट्र प्रमुख। आंसर बोलो देखें। वेरी गुड। लिखो भोपाल सिंह मेवाड़। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराष्ट्र प्रमुख लिखिए भोपाल सिंह मेवाड़।
राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराष्ट्र प्रमुख गोपाल सिंह मेवाड़। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछ लूं कि हमारे एकीकरण के कौन से चरण में महाराष्ट्र प्रमुख का पद बनाया गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, किसने बनाया था? चौथे में बनाया था। और लास्ट तक इस कुर्सी पे कौन बैठे रहे? मेवाड़ के राजा गोपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाओगे? हाँ देखो क्या है कि 30 मार्च को नहीं बनाना है। हाँ नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो है कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये पेपर वाले मास्टर होते हैं ना, उनका ऐसा ही है कुछ भी नहीं। तुम राजस्थान दिवस बोलो चाहे राजस्थान स्थापना दिवस, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पेपर वाले कहते नहीं, हमारे राजस्थान दिवस अलग होता है, हमारे राजस्थान स्थापना दिवस क्या होता है, अलग। वो लोग यूं कहते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस केवल कितनी बार बना है? एक ही बार। उसके बाद कभी भी राजस्थान स्थापना दिवस नहीं बना। और राजस्थान स्थापना दिवस केवल उसी दिन बना जब हमारा एकीकरण क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। और हर साल बनता है एक्चुअल में राजस्थान दिवस। क्या बनता है? जो बनता है 30 मार्च को। बल्कि है कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी नजर में वेरिएशन है इसमें। तो लिखो, देखें, लिखो राजस्थान स्थापना दिवस। लिखो 1 नवंबर 1956। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान दिवस जो हर साल बनता है ना, 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। 30 मार्च। नेक्स्ट लिखो, लिखो एकीकरण में पहली बार। नेक्स्ट लिखो एकीकरण में पहली बार। एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख। एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख। एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख। तुम ही बताना, बताओ देखें। हाँ भाई, प्रश्न क्या है कि एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख कब होता है? तो पहले चरण का नाम क्या है? इसमें तुम्हें कहीं राजस्थान शब्द दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एकीकरण के जैसे ही दूसरे चरण का नाम लिखते हैं, तो दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व और संघ के बीच में क्या वर्ड आ रहा है? क्या वर्ड आ रहा है? राजस्थान। तो एकीकरण में पहली बार राजस्थान वर्ड कौन से चरण में ऐड हुआ? तो कौन से चरण में ऐड हुआ है? सेकेंड चरण में। तो लिखो, देखें, लिखो एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ था। द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ था। द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, अब यहां से आगे क्या हुआ, देखो कि जब एकीकरण शुरू हुआ था तो लोग ये नहीं कहते थे कि राजस्थान का एकीकरण हो रहा है। लोग क्या कहते थे कि भाई कौन से स्टेट का एकीकरण हो रहा है? किसका एकीकरण हो रहा है? राजपुताना का। तो एक दिन ऑफिशियल घोषणा करनी पड़ी कि जो ये नया राज्य बन जाएगा इसका नाम क्या रखेंगे। और एक दिन चुनना पड़ा, और उस दिन हम ऑफिशियल राजपुताना से कहां के निवासी हो गए? क्योंकि जब एकीकरण शुरू हुआ था तो कोई नहीं कहता कि राजस्थान वालों का एकीकरण हो रहा था। सबके मुंह पे क्या नाम था? ये तो नाम आता ही नहीं था उस जमाने में। तो एक दिन घोषणा करनी पड़ी, और उस दिन हम राजपुताना से कहां के निवासी बन जाते हैं? राजस्थान के क्या बन जाते हैं? निवासी बन जाते हैं। और ये नामों को लेकर बहुत लफड़ा होता है। ऐसा लफड़ा हमारे इधर भी था, क्योंकि आजकल नहीं होता, जैसे तुम शायद जानते हो कि कलकत्ता को कलकत्ता नहीं बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? कलकत्ता नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुना ना, आजकल कलकत्ता को कलकत्ता नहीं बोलते, कलकत्ता को क्या बोलते हैं? कोलकाता। क्या बोलते हैं? या कलकत्ता खराब लग रहा था क्या तुम्हें? नहीं, फिर भी नाम क्या कर दिया? कोलकाता। पता है, नाम थोड़ा बड़ा हो गया हो। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि उड़ीसा को उड़ीसा मत बोलो। उड़ीसा को क्या बोलना पड़ता है? ओडिशा कहना पड़ता है। क्या उड़ीसा खराब था क्या? कितना आसान वर्ड है उड़ीसा। अब ओडिशा, सांस अंदर जा रही है कि नहीं? ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि बेंगलोर को बेंगलोर मत बोलो। अब बेंगलोर को क्या बोलना पड़ता है? बेंगलुरु। मुंडा बिगाड़ना पड़ता है। ठीक है, वो जैसे नहीं होता, वो बंबई को बंबई मत बोलो, बंबई को क्या बोलो? मुंबई। मुंडा गोल हो जाता पूरा इसमें तो। ठीक है, तो ये पता है, ये ऐसे नाम बल्कि इजी वर्ड थे, ये बहुत आसान वर्ड थे। लेकिन इनका ही बंबई का मुंबई, बेंगलोर का बेंगलुरु कहो, ये पता ऐसा क्यों कर दिया इन लोगों ने? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, मुझे तो आता है? तुम्हें आइडिया कि ऐसा क्यों किया गया? देखो क्या है कि ये भारत की एक बुराई है। भारत की है क्या? एक, इसको कहते हैं भाषावाद और क्षेत्रवाद। क्या कहते हैं? मतलब अपनी भाषा को ही बढ़ावा देना, अपने क्षेत्र को ही बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखो क्या है कि कलकत्ता, कलकत्ता कहाँ है?
उदयपुर से बाहर, ये तो आइडिया ठीक है कि कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता। अब उधर चलता बंगाली, क्या चलता है, बंगाली लैंग्वेज चलता है, तो उधर बंगाली के अंदर कलकत्ता वर्ड है ही नहीं। एक्चुअल में कलकत्ता जो इंग्लिश वर्ड है, कौन सा वर्ड है, जो अंग्रेजों ने अपने जमाने में दिया था। अब उन बंगाली के अंदर वो दिन भर वो आता आता करते होंगे, तो उन्होंने कलकत्ता को क्या सेट कर दिया, कोलकाता। ठीक है, ये कहते हैं कि बेंगलोर, भी बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। तो कर्नाटका में चलता कन्नड़ लैंग्वेज, क्या चलता है। अब कन्नड़ के अंदर जो है वो बेंगलोर शब्द नहीं है, बेंगलोर भी इंग्लिश वर्जन है। तो वो कहता है कि नहीं यार, हम तो कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं, तो बेंगलोर भी हमारे जैसे भाषा में होना चाहिए। तो उन लोगों ने बेंगलोर का क्या सेट कर दिया, बेंगलुरु। ये लोग कहते हैं कि उड़ीसा को उड़ीसा मत बोलो, उड़ीसा को क्या बोलो, ओडिशा कहो। ठीक है, तो उड़ीसा में चलता उड़िया लैंग्वेज, क्या चलता है, तो उड़िया लैंग्वेज के अंदर उड़ीसा वर्ड है ही नहीं, ये भी अंग्रेजों के जमाने का वर्ड है। तो इन्होंने कहा कि हमारी उड़िया लैंग्वेज में उड़ीसा होता ही नहीं है, हमारी उड़िया लैंग्वेज में क्या वर्ड होगा ये, तो उड़ीसा का इन लोगों ने क्या कर दिया, ओडिशा। संविधान के अंदर संशोधन तक करवाए, और संविधान के अंदर संशोधन करवा के जो है इनके नाम क्या कर दिए गए, चेंज किए गए। और वैसे ही कहते हैं कि बंबई को बंबई मत बोलो, बंबई को क्या बोलो, मुंबई। क्या बोलो, पता है ये बंबई का मुंबई क्यों कर दिया, कितना आसान वर्ड, बंबई अब मुंबई, बड़ा सा लग रहा है यार। पता है ये बंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। और बंबई में कौन रहता है, आप ठीक है, हीरो हीरोइन नहीं बोला। चलो देखो, महाराष्ट्र मराठे रहते हैं, कौन रहते हैं, मराठों के लिए बंबई बहुत खास जगह है, क्योंकि उनकी आर्थिक राजधानी भी है। तो वो कहते हैं कि मैं से महाराष्ट्र होता है, मैं से क्या होता है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैं से मराठा होता है, मैं से क्या होता है, भाई मैं से महाराष्ट्र हुआ, मैं से मराठा, तो बै से बंबई क्यों, इस बै को हटा के इसके आगे भी क्या लगाओ, मैं, और बै को हटा के क्या सेट कर दिया, तो अब सेट हो गया, मैं से मराठा हो गया, मैं से महाराष्ट्र हो गया, और मैं से क्या हो गया, मुंबई हो गया। तो ऐसा लफड़ा हमारे इधर भी आ रहा था। तो ये लोग कहते हैं कि जो ये नया राज्य बनेगा उसका नाम क्या रखें। तो कुछ बूढ़े लोगों से पूछ लिया गया, तो वो क्या कहते हैं कि जो ये नया राज्य बन जाएगा तुम्हारा, उसका नाम तुम लोग क्या रखना। और हमने इनको पूछा कि साहब मरुकांतर नाम क्यों रखें, तो वो कहते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं क्या, रामायण। और रामायण में किन्होंने, वाल्मीकि जी ने जो है वो रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए कहीं किस वर्ड का यूज किया है, मरुकांतर। तो कुछ लोग ऑप्शन देते हैं कि जो ये नया राज्य बनेगा इसका नाम तुम लोग क्या रखना, मरुकांतर। कुछ लोग और समझदार आए, वो कहते हैं चेंज करने की जरूरत नहीं, ये ठीक रहेगा। कौन सा, क्योंकि राजपुताना जो है राजपुताना जो है वो 1800 ईस्वी के अंदर ये जो है वो किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कुछ लोग और समझदार आए कि नहीं, एक काम करो, राजपुताना भी अच्छा वर्ड नहीं है, क्या नाम रखा जाए, रायता। थोड़े और ज्यादा समझदार आ गए तो वो कहते कि नहीं, क्या नाम रखो, रजवाड़ा। थोड़े और ज्यादा समझदार आ गए तो वो कहते कि नहीं, ये नाम रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। और ये राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीन नाम जो है किस आदमी ने दिए हैं, तो आदमी का नाम क्या, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने ये तीन नाम कब दिए थे, 1829 के अंदर। तुम सब जानते हो कि 1829 में इसने मोटी सी किताब निकाली थी, कौन सी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वैसे तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। और 1829 में जो कर्नल टोड ने एक किताब पब्लिश की थी, उसमें राजस्थान के तीन नाम दिए, कौन कौन से, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। तो ये लड़ाई झगड़ा हमारे लिए भी था। तो इस स्टेट का नाम क्या रखे, तो एक दिन घोषणा करनी पड़ी, और उस दिन से हम राजपुताना से कहां के निवासी बन गए। और हमारे स्टेट को ऑफिशियल राजस्थान नाम किस तारीख को मिला था, तो आप बताओगे कि हमारा स्टेट कब से राजस्थान कहा जाने लगा तो आप बताओगे कब से कहा जाने लगा, 26 जनवरी 1950 से। तो लिखो, देखे लिखो लिखो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नामकरण, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण राजस्थान हुआ था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नामकरण राजस्थान हुआ था, राजस्थान का नामकरण राजस्थान हुआ था। ठीक है, बाकी इस दिन से पहले हम राजपुताना के लोग थे, अब हम कहां के लोग बन गए, राजस्थान। नेक्स्ट लिखो, लिखो वाल्मीकि की रामायण में, लिखो वाल्मीकि की रामायण में, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए, राजस्थान के भूभाग के लिए, राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर,
राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1800 ईस्वी में, नेक्स्ट लिखो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को ठीक है, क्या लिख रहे थे हम लोग? देखो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने, भी आवाज चली गई थी है ना, वो अब आ गई है ना, लिखो। और तुम्हारा एक भाई प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? वो 26 जनवरी 1985 रहेगा। ठीक है, लिखो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान कहा था। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान कहा था। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान कहा था। ठीक है, और 1800 ईस्वी में किसने? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या बोला है? राजपुताना कहा है। आप लोग कंप्लीट यहां तक समझना। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि इस एकीकरण के अंदर, इस एकीकरण के अंदर कुछ फेमस क्या भी है? कथन है। कथन मतलब किसी ने कुछ बोला और उसके इतिहास के अंदर छाप दिया गया। और एक आदमी क्या कहता है कि हमें बड़ा जोर आ रहा था जब हम लोग किस पे साइन कर रहे थे, कित पे साइन कर रहे थे? विलय पत्र। और विलय पत्र के बारे में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया कि विलय पत्र को क्या टेक्निकल नाम देता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि विलय पत्र पर साइन करने वाली पहली रियासत कौन सी है? बीकानेर है। सबसे लास्ट किसने साइन किए थे? धौलपुर। तो एक आदमी क्या कहता है कि हमें बड़ा जोर आ रहा है जब हम लोग किस पे साइन कर रहे हैं, और एक आदमी कहता है कि हमें ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम खुद के किस पे साइन कर रहे हैं? डेथ वारंट पर क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर। और तुम में से हो सकता है कुछ जन ऐसे भी हो जिनको लगता है कि हम पिछले जन्म में तैयारी करें तब से अपने को आता है कि एक आदमी कहता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे कि हम खुद के डेथ वारंट पर क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर कर रहे हैं। पता है ऐसा कौन कहता है? कि ऐसा कहने वाला राजा जो है वो कहां का है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के राजा का नाम क्या था? तो आप बताओगे कि बांसवाड़ा के राजा का नाम क्या था? चंद्रवेद सिंह। क्योंकि एकीकरण वो प्रोसेस है जहां राजाओं को बड़ा जोर आ रहा है, क्योंकि एकीकरण वो प्रक्रिया है जहां राजाओं की राजशाही क्या हो रही है? खत्म।
तो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह कह रहे हैं कि हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम विलय पत्र पे साइन करते हुए कि हम खुद के डेथ वारंट पर क्या कर रहे हैं, हस्ताक्षर। भाई डेथ वारंट का मीनिंग क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र। और जनरली मृत्यु प्रमाण पत्र कौन तैयार करता है, अरे डॉक्टर। पहले कौन, डॉक्टर देखता है कि नहीं है, फिर आगे का प्रोग्राम तो बाद में होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम खुद जिंदा है और खुद के जिंदा रहते हुए खुद के साइन से खुद का डेथ सर्टिफिकेट खुद ही क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ऐसा स्लोगन इस विलय पत्र पर साइन करते समय कौन बोलता है, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। तो लिखो देखें, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था। बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, ठीक है। डबल कोमा, इन्वर्टेड कोमा करके लिखो, लिखो मैं अपने डेथ वारंट पर, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखो, लिखो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था। नेक्स्ट सेकंड स्लोगन लिखो, माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था, माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था। तो माणिक्यलाल से मिले कि नहीं मिले, मिले हैं। कहां मिले तुम लोग, तीसरे चरण में। क्या कर रहा था, प्रधानमंत्री बना था, ठीक है। लिखो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था, और डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा करके लिखो, लिखो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला, मेवाड़ के महाराणा 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला, मेवाड़ के महाराणा 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला स्वयं नहीं कर सकते। मेवाड़ के महाराणा 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला स्वयं नहीं कर सकते, 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला स्वयं नहीं कर सकते। पता अब ऐसा कौन कह रहा है, माणिक। और क्यों कह रहा है, उसका एक रीजन है, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा कहाँ का नेता है, मेवाड़ का। ये रहने वाला तो ये बिजोलिया का, वैसे अपन मिल लेंगे इस आदमी से, ठीक है। कि रहने वाला तो ये बिजोलिया का है, लेकिन बिजोलिया किस रियासत का पार्ट है, मेवाड़। तो नेता तो किस रियासत का कहलाएगा, मेवाड़ का कहलाएगा। अब तो क्या है कि जब एक अफवाह उड़ती है ना कि मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह तो क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन उनको अंदर से तो क्या होना था, शामिल होना था। लेकिन वो नाटक करके क्या होना था, शामिल हो। वो कितनी शर्तें रखी थी, 3 शर्तें। जब वो एक अफवाह फैलना शुरू होती कि मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत तो क्या रहेगी, स्वतंत्र, तो ये मेवाड़ का नेता कौन, माणिक्यलाल वर्मा। इसको टेंशन होगी। और नेताओं की टेंशन क्या है, नेता लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी एकीकरण खत्म हो जाए उनको उतना जल्दी नेतागिरी करने का क्या मिले, मौका मिले। अब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का नेता और उसको लग गया कि अगर ये मेवाड़ के राजा शामिल ही नहीं होंगे तो हमें नेतागिरी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कहता है कि मेवाड़ के राजा कौन होते हैं, हम 10 लाख पब्लिक है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें शामिल होना है या नहीं होना। तो ऐसा स्लोगन मेवाड़ के राजा पे कौन कहता है, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट लिखो, लिखो जोधपुर शासक, लिखो जोधपुर शासक कौन थे, बोलो देखें, हनुमान सिंह। लिखो, लिखो जोधपुर शासक हनुमान सिंह, जोधपुर शासक हनुमान सिंह, जोधपुर शासक हनुमान सिंह ने वीपी मेनन पर, जोधपुर शासक हनुमान सिंह ने वीपी मेनन पर, वीपी मेनन पर, वीपी मेनन पर बंदूक तानते हुए कहा था। अपन ने बंदूक वाला केस देखा था एक, है ना। लिखो जोधपुर शासक हनुमान सिंह ने वीपी मेनन पर बंदूक तानते हुए कहा था, वीपी मेनन पर बंदूक तानते हुए कहा था। और लिखो डबल कोमा करके, इन्वर्टेड कोमा करके लिखो, मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां दबाव में ले लिया था किसने, पटेल ने। किसने लिया था, पटेल ने लिया था। और एक ये रियल केस है वहां का। और तुम्हें इतना भी आइडिया है
कि एक आदमी कमरा छोड़ के भाग गया था, कौन? माउंटबेटन भाग गया, तो रियल में कमरा छोड़ के क्या होता है, भाग जाता है। फिर पटेल को 2-4 आदमी भेजने पड़े कि उसको ढूंढना, माउंटबेटन को ढूंढने, बड़ी मुश्किल से मिला, उस वाला के झाड़ू के पीछे छिप के बैठ गया, तो उसको टोक के लाए कमरे में, फिर भी डरा हुआ था। ये रियल घटनाक्रम है। तो पटेल ने कहा कि तू माउंटबेटन डरा क्यों? मैं था ना इधर के, नहीं यार वो मुझे मेरे घर जाना है और राजस्थान के राजाओं का भरोसा नहीं। रियल में उन्होंने फिल्मी स्टाइल में बंदूक निकाल दी वहां सबके सामने, तो कमरा छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन पटेल बड़ा तेज आदमी थे, तो जब हनुमान सिंह साइन करके वहां से रवाना हुए तो हनुमान सिंह को कहा कि हनुमान सिंह ये बंदूक भी यहीं छोड़ दो। जो बंदूक निकाल के नाटक किया था हनुमान सिंह ने, वो बंदूक भी उनको पटेल की टेबल पर ही छोड़नी पड़ी और वो पटेल ने वो माउंटबेटन को गिफ्ट कर दी कि तू डरा था इस बंदूक से, तो तेरे इंग्लैंड ले जा, तेरे छोरे छाबरे वहां खेलेंगे। तो वो बंदूक लेके कहां पहुंच गया? इंग्लैंड। कहते हैं अंग्रेजों ने आज भी किसी संग्रहालय के अंदर हमारी इस बंदूक को सजा के रखा हुआ है। नेक्स्ट लिखो, लिखो हीरालाल शास्त्री ने, लिखो हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने सिरोही रियासत के विलय पर, हीरालाल शास्त्री ने सिरोही रियासत के विलय पर, हीरालाल शास्त्री ने सिरोही रियासत के विलय पर सरदार पटेल को कहा था, सिरोही रियासत के विलय पर सरदार पटेल को कहा था, सरदार पटेल को कहा था। और डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा करके लिखो, सिरोही रियासत के विलय पर सरदार पटेल को कहा था। और लिखो, लिखो, लिखो गोकुल भाई भट्ट के बिना, गोकुल भाई भट्ट के बिना, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का शासन चलाना, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का शासन चलाना दुष्कर था, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का शासन चलाना दुष्कर था। हीरालाल शास्त्री ने सिरोही रियासत के विलय पर सरदार पटेल को कहा था, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का शासन चलाना क्या था? दुष्कर। दुष्कर का मीनिंग होता है कठिन। दुष्कर का मीनिंग क्या होता है? कठिन। अब देखो क्या है कि ऐसा बोल कौन रहा है? हीरालाल कह रहा है। और हीरालाल किसके कान में कह रहा है? पटेल के कान में। कि अगर कौन नहीं होता, गोकुल भाई भट्ट नहीं होता, तो शायद राजस्थान का शासन चलाना क्या होता? दुष्कर होता। और ये ऐसा क्यों कह रहा है उसका एक रीजन देखो क्या है कि लफड़ा हुआ है किस रियासत को लेकर? क्योंकि सिरोही वो रियासत है जिसका विलय राजस्थान में कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। ठीक है, आधा सिरोही तो हम लोग कब लिए थे? 6ठे में। और पूरा कब लेते हैं? कब लेते हैं? 7वें में। पूरा यानी 2 भाग ही तो बाकी रखे थे अपने। कौन से? कौन से 2 भाग बाकी रखे थे? आबू और देलवाड़ा। और होता क्या है कि आबू देलवाड़ा कहीं चले गए थे। ठीक है, अब कहां चले गए थे अपन इनको अभी ढूंढ लेते हैं कि ऐसा सिरोही वालों के साथ क्यों हुआ कि आधा सिरोही तो 6ठे में आ गया और पूरा कब आता है? 7वें में। यानी आबू और देलवाड़ा के लिए लफड़ा पड़ा था। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि एकीकरण का प्रोसेस अपने राजस्थान में चल रहा है। ये तो ठीक है, हम राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहाँ का एकीकरण सीख रहे हैं? राजस्थान का। कोई एमपी में तैयारी कर रहा होगा तो छोरा एमपी का एकीकरण सीख रहा होगा, बिहार यूपी में तैयारी कर रहे होंगे तो बिहार यूपी का एकीकरण करना सीख रहे होंगे वो लोग। तो एकीकरण का प्रोसेस तो इस समय ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। तो राजस्थान के बाहर भी बहुत सारे नेता थे और उन नेताओं को क्या लगता था बाहर वालों को कि राजस्थान के नेता तो बेवकूफ है, इनको क्या पता पड़ता है। और दोनों बहुत महंगी जगह है। कौन सी? आबू जो है वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और देलवाड़ा उस जमाने में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो उन बाहर के नेताओं ने दिमाग लगा के आबू और देलवाड़ा को किसमें शामिल नहीं होने दिया आपने, और उन लोगों ने आबू और देलवाड़ा का विलय किसी दूसरी जगह करवा दिया था। पता कहां करवा दिया होगा? तो देखो क्या है कि वैसे तो गुजरात के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये वो समय न जब गुजरात बना ना महाराष्ट्र बना। ये दोनों राज्य पैदा ही 1959 में होता है। इस समय गुजरात और महाराष्ट्र का संयुक्त क्षेत्र जो है क्या कहलाता था? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र के कौन से प्रांत में? तो सौराष्ट्र के कौन से प्रांत में विलय कर दिया गया? मुंबई प्रांत में। तो आबू और देलवाड़ा को जो है वो कौन से प्रांत में शामिल कर लिया गया? मुंबई प्रांत में। अब आधा सिरोही तो कहां गया? राजस्थान में। और आबू और देलवाड़ा कहां चले गए? मुंबई प्रांत में। तो सिरोही की जनता को गुस्सा आ जाता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आधा सिरोही तो तुमने राजस्थान में दे दिया, अब आधा सिरोही कहां लगेगा हमारा? मुंबई में। तो इस सिरोही की जनता के इस गुस्से का नेतृत्व किसने किया? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में कितने साल? 6 साल सिरोही की जनता ने आंदोलन चलाए। लास्ट में सरकार ने फैजल अली कमेटी बनाई और उसने डिसीजन दिया कि इनको वापस लेके आओ। किनको? आबू और देलवाड़ा को। किधर से लेके आओ और किनको दो? आज आबू और देलवाड़ा हमारे पास आए, उसमें सबसे बड़ा योगदान ही किस आदमी का है? अगर ये आदमी नहीं होता तो शायद हम आबू और देलवाड़ा घूमने आज कहीं गुजरात के अंदर जा रहे होंगे। आज उल्टा है, गुजराती अपने इधर घूमने आ रहे हैं। तो आबू और देलवाड़ा आज हमारे पास है, उसमें सबसे बड़ा योगदान ही किस आदमी का है? गोकुल भाई भट्ट का है। तो लिखो देखें,
क्या चीज? हाँ, हातल गांव में मैं भी बिलवा दूंगा। लिखो लिखो, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से आबू देलवाड़ा का, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से आबू देलवाड़ा का, आबू देलवाड़ा का मुंबई प्रांत से, आबू देलवाड़ा का मुंबई प्रांत से, आबू देलवाड़ा का मुंबई प्रांत से राजस्थान में विलय हुआ था। आबू देलवाड़ा का मुंबई प्रांत से राजस्थान में विलय हुआ था। आबू देलवाड़ा का मुंबई प्रांत से राजस्थान में विलय हुआ था। राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या है कि गोकुल भाई भट्ट से हम लोग यही मिल लेते हैं। ठीक है, अब ये तो गोकुल भाई भट्ट है, लेकिन मैं तो तुम्हें किसी गोकुल लाल असावा से भी मिला चुका हूं। मिला है क्या मैंने तुम्हें? कहाँ मिले थे? सेकेंड चरण में। क्या कर रहा था वो? प्रधानमंत्री बना था। वो गोकुल लाल असावा है। ये भाई कौन है? गोकुल भाई भट्ट। तो इसको याद रखना है कि एक तो ये आदमी कहां से बिलोंग करता है। तो आप बताओगे कि इसका जगह का नाम क्या है? हाथलगांव। और हाथलगांव की लोकेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरोही में। तो हाथलगांव सिरोही का रहने वाला आदमी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट को इसलिए भी याद रखा जाता है कि इसमें एक बहुत बड़े आदमी की आत्मा है। तुम सब लोग जानते हो भी गांधी जी कितने थे? एक ही थे। 4-5 कौन कर रहा? गांधी जी तो एक ही थे ना यार, है। ठीक है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो राजस्थान के बहुत सारे लोगों में। तो गांधी जी की एक बड़ी आत्मा किस भाई के अंदर भी है? गोकुल भाई भट्ट के अंदर। तो आदमी को किस नाम से याद रखते हैं? तो इस आदमी को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। और ये राजस्थान का गांधी नाम से कौन सा आदमी फेमस है? गोकुल भाई भट्ट। और ये राजस्थान का पहला नेता भी माना जाता है जिसने एक तो किसके लिए आंदोलन चलाए थे। ये तुम्हारे लिए शायद खास होता है कि इसने राजस्थान का पहला नेता जिसने किसके लिए आंदोलन छेड़े हैं? खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा का मीनिंग शायद तुम मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हो, तुम एग्रीकल्चर वाले हो तो। ठीक है, समझते हो खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी किसको कहते हैं? खाद्य सुरक्षा है। अरे फूड सेफ्टी कहते हैं अंग्रेजी में, सही है। मीनिंग क्या हुआ? है खाने की रक्षा करनी है। हाँ, अरे खाद्य सुरक्षा का नहीं आइडिया तुम्हें वास्तव में? हाँ नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। सबको अच्छी गुणवत्ता वाला राशन मिले, सबको अच्छी गुणवत्ता वाला राशन मिले, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, और जितने भी शरीर के लिए पोषक तत्व है उन सबकी उससे क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। उसको क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा के लिए राजस्थान में आंदोलन छेड़ने वाला ही पहला नेता कौन है? और ये राजस्थान का पहला नेता भी था जिसने राजस्थान में किसके लिए भी आंदोलन छेड़े थे? किसके लिए भी आंदोलन छेड़े थे? मद्यपान निषेध के लिए, मद्यपान बंद करने के लिए। और मद्यपान का मीनिंग तुम समझते हो क्या होता है? जितनी भी नशे की चीजें होती है, जितनी भी क्या होती है? नशे की चीजें होती है, वो क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो मद्यपान निषेध के लिए भी आंदोलन छेड़ने वाला पहला नेता कौन है? गोकुल भाई भट्ट, जो कहां से बिलोंग करता है? हाथलगांव, सिरोही। और कौन सा गांधी कहेंगे? तो लिखो, देखें क्वेश्चन बना के लिखना। लिखो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। लिखो हाथलगांव सिरोही निवासी, ब्रैकेट बना के लिख दो, इसकी बात है। हाथलगांव सिरोही निवासी, इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। हाथलगांव सिरोही निवासी, इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। और ये राजस्थान का गांधी कहते हैं। और ये राजस्थान के प्रथम नेता थे जिन्होंने, और ये राजस्थान के प्रथम नेता थे जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, राजस्थान के प्रथम नेता थे जिन्होंने खाद्य सुरक्षा व मद्यपान निषेध के लिए आंदोलन चलाए थे। ये राजस्थान के प्रथम नेता थे जिन्होंने खाद्य सुरक्षा व मद्यपान निषेध के लिए आंदोलन चलाए थे। खाद्य सुरक्षा व मद्यपान निषेध के लिए आंदोलन चलाए थे। खाद्य सुरक्षा व मद्यपान निषेध के लिए आंदोलन चलाए थे। और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि हमारे पास
ये तो शायद तुम लिख चुके हो कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हमारे पास टोटल रियासतें कितनी हैं, 19, और तुम्हें शायद आता है कि 19 रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? लिखा था मेवाड़ है, ठीक है। नवीन और अंतिम रियासत झालावाड़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जोधपुर, जनसंख्या में बड़ी और दोनों में छोटी तो कौन सी होती है, शाहपुरा। और तो फिर तो तुम्हें ये भी आइडिया है कि राजस्थान की 19 रियासतों से कितने जिले बने थे, और जिस दिन हमारा एकीकरण कंप्लीट हुआ, किस दिन, 1 नवंबर 1956, तो राज्य को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला, 26वां, और 26वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलता है, अजमेर मिलता है। तो ये तो तुम्हें आता। अब यहां से आगे क्या बोले कि हम एकीकरण के शुरुआत के कितने चरण देखते हैं, और उसके बाद हम नजर घुमाएं एकीकरण के चौथे चरण के ऊपर, तो हमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन नजर आता है समय को लेके, कि ऊपर के 3 चरण देखें और बात करें उसके बाद एकीकरण के कौन से चरण के बारे में, तो समय को लेके एक बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। तुम्हें क्या अंतर नजर आता है, बताओ देखें। भाई पहला चरण कब बना है, 18 मार्च 1948, ठीक है। दूजा कब बना है, 25 मार्च 1948। तीजा कब बना, 18 अप्रैल 1948। यानी कितने महीने में, 1 महीने में हमने हमारा एकीकरण का कितना चरण कंप्लीट किया, 3। यानी हमारा एकीकरण इतनी स्पीड से स्टार्ट हुआ कि हमें लग रहा था कि 2-4 महीने में ही हमारा एकीकरण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 चरणों के अंदर आधा राजस्थान आ गया था। 3 चरणों के अंदर आधा राजस्थान, यानी 1 महीने में इन लोगों ने आधा राजस्थान बना लिया। तो बाकी कितना टाइम लगेगा, बहुत कम लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एकीकरण में कितना टाइम लगा दिया, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा दिया, समय लगा दिया। और होता क्या है कि रियासती विभाग ने 1 महीने के अंदर कितने चरण बनाए, 3, लेकिन चौथा चरण आने में कितना साल लगा दिया, 1 साल। चौथा चरण आने में कितना साल लगा दिया, 1 साल। और जब हमारे कुछ नेता थे, उनको टेंशन होना शुरू हो जाता। उनका टेंशन यही है कि उनको ये लगता है जितना जल्दी एकीकरण की बीमारी खत्म हो, उनको नेतागिरी करने का क्या मिले, मौका मिले। तो नेता लोग सोचने लग गए, यार इन्होंने 3 चरण तो 1 महीने के अंदर बना दिए, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं किसके ऊपर, चौथे चरण के ऊपर। चौथा चरण यानी किसके बारे में, किसके बारे में, वृहद राजस्थान के बारे में। तो एक नेता भारत सरकार को धमकी देता है कि अब तो बना दो तुम लोग, क्या, वृहद राजस्थान। अगर नहीं बनाओगे, क्योंकि 1 साल होने को आया, तुमने नए चरण के ऊपर बात ही नहीं की, नहीं बनाओगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक तो वो आदमी जिसने भारत सरकार के सामने वृहद राजस्थान के निर्माण की सबसे पहले क्या रखी, और वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग रखने वाला पहला नेता कौन था, तो आप आदमी का नाम जो है वो क्या बताओगे, जयप्रकाश नारायण। और इस आदमी का हमारे राजस्थान से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। अपने पास भी एक आदमी, लेकिन वो जय नारायण व्यास है। ये बंदा तो कौन है, जयप्रकाश नारायण। ये तो यूपी बिहार का एक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन ये नेता लोग है ना, ये कहीं पे भी जाके अपनी नेतागिरी क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। तो वृहद राजस्थान की डिमांड भारत सरकार के सामने रखने वाला पहला नेता कौन था, जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने धमकी भी दे दी, अगर तुम वृहद राजस्थान नहीं बनाओगे तो हम क्या छेड़ देंगे। और नेताओं की पूरी तैयारी है, और उन्होंने इस काम के लिए एक किसका भी गठन कर लिया, राजस्थान आंदोलन कमेटी। और एक प्रश्न और बन जाता है कि राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन जो है वो किस चरण के निर्माण के लिए हुआ, चौथा चरण। यानी किसके लिए होता है, वृहद राजस्थान। और राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन जो है, राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन जो है वो किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ था, तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे, राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में क्या बनती है, राजस्थान आंदोलन कमेटी। किस चरण के निर्माण के लिए, वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए। और वृहद राजस्थान की डिमांड रखने वाला पहला नेता कौन है, जयप्रकाश नारायण। तो लिखना शुरू करो, देखें लिखो, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण प्रथम नेता थे जिन्होंने, जयप्रकाश नारायण प्रथम नेता थे जिन्होंने, प्रथम नेता थे जिन्होंने, प्रथम नेता थे जिन्होंने वृहद राजस्थान के निर्माण की, प्रथम नेता थे जिन्होंने वृहद राजस्थान के निर्माण की, वृहद राजस्थान के निर्माण की सर्वप्रथम मांग रखी थी। प्रथम नेता थे जिन्होंने वृहद राजस्थान के निर्माण की सर्वप्रथम मांग रखी थी, सर्वप्रथम मांग रखी थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए, नेक्स्ट आंसर लिखो, वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए, वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन, वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन, राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन
राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ था। राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ था। राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ था। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ था, लिखा आप लोगों ने। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि हमारे कुछ राजा ऐसे हैं जो सपना देखते हैं। क्या सपना देखते हैं? हमारे राजाओं को क्या लगता है कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के जा रहे हैं, अंग्रेज तो क्या है, भारत छोड़ के जा रहे हैं। गए कि नहीं गए? गए ना, कोई रात तो नहीं ना, ठीक है। तो अंग्रेज तो भारत छोड़ के जा रहे हैं और अंग्रेजों ने कमान दे दी है भारत के नेताओं को। अंग्रेज तो भारत छोड़ के जा रहे हैं और अंग्रेज भारत की कमान किनको दे रहे हैं? भारत के नेताओं को दे रहे हैं। और हमारे कुछ राजाओं को क्या लगता है कि इन नेताओं की सुनता कौन है, अब तो वही होगा जैसा हम लोग चाहेंगे। तो हमारे कुछ राजा सपना देखते हैं खुद का अलग ही राज्य बनाने का। तो इसमें सबसे पहले सपना जो है वो हमारे कहां के राजा ने देखा था, और मेवाड़ के राजा कौन? गोपाल सिंह। अब ये क्या सपना देखते हैं कि हम हमारा अलग राज्य बनाएंगे, उसमें ऐशो आराम करेंगे। और ये कहते हैं कि हमारे उस राज्य में एक तो क्या शामिल होगा? मेवाड़। और इसके अलावा किस क्षेत्र की रियासतें भी शामिल होगी? और इसके अलावा किस क्षेत्र की रियासतें भी शामिल होगी? मालवा। और गुजरात और मालवा और मेवाड़, हम सारे इस साइड के। मालवा का मीनिंग समझ पा रहे हो तुम लोग? क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है कि इस क्षेत्र की सारी रियासतें हम एक हो जाएंगे और हम एक होके हमारा एक अलग ही स्टेट बनाएंगे और उस राज्य का नाम ये लोग क्या रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? राजस्थान यूनियन। तो एकीकरण से पहले राजस्थान यूनियन बनाने का सपना किस राजा का था? मेवाड़ के राजा किनका था? भोपाल सिंह। और ऐसा राजस्थान यूनियन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो इसके लिए मेवाड़ के राजा ने एक व्यक्ति को क्या तक नियुक्त कर दिया, और जिस व्यक्ति को सलाहकार नियुक्त किया उस आदमी का नाम क्या था? तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे? के.एम. मुंशी। और इन्होंने बहुत जल्दबाजी में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के मतलब मेवाड़, गुजरात और मालवा के क्षेत्र के कितने राजाओं को इकट्ठा कर लिया? और 22 राजाओं को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो कहां बना दिया? कहां बुला लिया? उदयपुर के अंदर। इसी तरह एक आदमी कहता है कि जब मेवाड़ के राजा सपना देख सकते तो हम क्यों नहीं देखें? तो एक आदमी क्या कहता है कि हम भी हमारी साइड के लोग एक हो जाएंगे और हमारा एक अलग राज्य बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? वागड़ संघ। जैसे राजस्थान यूनियन बनाने का सपना मेवाड़ के राजा किसका था? गोपाल सिंह। तो वैसे ही एक आदमी खुद का क्या राज्य बनाने के बारे में सोचता है? वागड़ संघ। और वागड़ संघ बनाने का प्लानिंग किस राजा का था? और डूंगरपुर के राजा का नाम क्या था? तो डूंगरपुर के राजा का नाम क्या बताओगे? लक्ष्मण सिंह। एक आदमी फिर कहता है कि जब ये इतने लोग सपना देख रहे तो हम क्यों पीछे रहे, और हम भी हमारी साइड के लोग एक हो जाएंगे और हम हमारा अलग से क्या बनाएंगे? और ये हाड़ौती संघ बनाने का प्लानिंग किसका है? कोटा। और कोटा के राजा किसका है? भीम सिंह। और भीम सिंह भी कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। और एक आदमी फिर कहता है कि जब ये लोग सपना देख रहे तो मैं भी देखूंगा। और एक आदमी कहता है कि भाई हम हमारा एक अलग राज्य बनाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे? और ये राजपुताना संघ बनाने का प्लानिंग किसका है? जयपुर। और जयपुर के राजा किसका है? तो आदमी का नाम क्या है? मानसिंह सेकंड। लेकिन इन सब लोगों के सपने सपने ही रह गए और सबके सपने पे एक ही आदमी ने पानी फेरा होगा। किसने? पटेल ने। जैसा राजाओं ने चाहा वैसा राजस्थान नहीं मिला, जैसा पटेल ने चाहा वैसा हमें क्या मिल गया? हमारा राजस्थान। तो ये चार प्लानिंग है एकीकरण से पहले। तो राजस्थान यूनियन वाला ही ज्यादा पूछता है कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्लानिंग मेवाड़ के किस राजा का है? गोपाल सिंह का। वागड़ संघ बनाने का प्लानिंग डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह का। हाड़ौती संघ बनाने का प्लानिंग कोटा के भीम सिंह का। और राजपुताना संघ बनाने का प्लानिंग जयपुर के मान सिंह सेकंड का। तो लिखो, देखें, लिखो एकीकरण से पूर्व, लिखो एकीकरण से पूर्व, एकीकरण से पूर्व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने, एकीकरण से पूर्व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने, एकीकरण से पूर्व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने गुजरात व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने गुजरात व मालवा क्षेत्र की, गुजरात व मालवा क्षेत्र की, गुजरात व मालवा क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का पार्ट है, लिखो, गुजरात व मालवा क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर, गुजरात व मालवा क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की, राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाई थी, राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाई थी, राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाई थी जो असफल रही, जो असफल रही।
राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाई थी जो असफल रही। नेक्स्ट लिखो, लिखो इसी तरह, नेक्स्ट लिखो इसी तरह, या एक लाइन एक काम करो ना, एक यूं लिखो, लिखो इसके लिए, लिखो इसके लिए भोपाल सिंह ने, यूं लिखो, इसके लिए भोपाल सिंह ने के एम मुंशी को, इसके लिए भोपाल सिंह ने के एम मुंशी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। इसके लिए भोपाल सिंह ने के एम मुंशी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। के एम मुंशी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। के एम मुंशी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। वह 22 राजाओं का एक सम्मेलन, वह 22 राजाओं का एक सम्मेलन, के एम मुंशी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। वह 22 राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। वह 22 राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। 22 राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इसी तरह, नेक्स्ट लिखो इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, लिखो इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ, इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ, वागड़ संघ, कोटा शासक भीम सिंह ने, कोटा शासक भीम सिंह ने हाड़ौती संघ, कोटा शासक भीम सिंह ने हाड़ौती संघ, कोटा शासक भीम सिंह ने हाड़ौती संघ, वह जयपुर शासक, वह जयपुर शासक मान सिंह सेकिन ने, वह जयपुर शासक मान सिंह सेकिन ने, वह जयपुर शासक मान सिंह सेकिन ने राजपुताना संघ बनाने की, वह जयपुर शासक मान सिंह सेकिन ने राजपुताना संघ बनाने की योजना बनाई थी। राजपुताना संघ बनाने की योजना बनाई थी जो असफल रही। राजपुताना संघ बनाने की योजना बनाई थी जो असफल रही। राजपुताना संघ बनाने की योजना बनाई थी जो असफल रही। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि सबसे पहले किस अंग्रेज ने एकीकरण के बारे में बताया था, ऐसा लिखा क्या तुमने? हाँ, वो वायस राय था। और वायस राय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ गो। ठीक है, राजस्थान की ओर से सबसे पहले किस राजा ने एकीकरण की पहल की थी? कोटा के राजा भीम सिंह ने। मतलब तुमने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। और एक किताब थी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, किसने लिखी थी? किसने लिखी है? वीपी मेनन ने। ये लिख रखा तुम लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो 26 जनवरी 1950 को, लिखो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ये क्या मैं बता रहा हूं, एक बार लिखो। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी कैटेगरी, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब ये क्या बीमारी, वो देखो कि ये सारी बातें जो है ना, वो किसके जमाने की है? अंग्रेज लोग बड़े सिस्टमेटिक थे। ठीक है, उनके हर काम में एक सिस्टम आता था। और अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पे शासन चलाया, तो अंग्रेजों का एक सिस्टम था। और अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? 4। और आजादी के बाद हो गई थी 3 कैटेगरी। लेकिन अपन आजादी से पहले की बात दिख रहा है। तो आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था? 4। और बड़ा सिंपल था, क्या था? ए, बी, सी और क्या था? डी। अब ए के अंदर क्या आता है? तो ए के अंदर इनके खुद के बनाए क्या आते हैं? ब्रिटिश प्रांत। बी में इनके क्या आते हैं? भी जो भी हमारी देसी रियासतें राजा थे उनको कौन सी कैटेगरी में? बी। सी के अंदर किसको रखते थे? ये किसको रखते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और डी के अंदर
इन लोगों ने किसको रखा है, तो डी के अंदर किसको रखा है, प्रशासक। जो इनको कुछ बड़े आदमी होते थे उनको डायरेक्ट किसी छोटी जगह का प्रशासक क्या कर देते थे, नियुक्त। तो अब ये व्यवस्थाएं जो है वो किनके जमाने की है, और इन्होंने भारत के राज्यों को इस 4 कैटेगरी में क्या कर रखा है, डिवाइड। ये आजादी के बाद इनको 3 ही कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के क्या हो गए, चले गए, और अंग्रेजों के जाने के साथ ये चीजें भी क्या हो जानी चाहिए, बंद। लेकिन बंद नहीं हुई, और अंग्रेजों की बनाई गई इस चीज का यूज हम लोगों ने हमारे किसमें कर लिया, कि अंग्रेजों की बनाई गई इस चीज का यूज हमने हमारे किसमें कर लिया, एकीकरण में। और एकीकरण में रियासती विभाग ने कैसे यूज किया, कि रियासती विभाग ने ये दिमाग लगाया कि जिस राज्य की सारी रियासतें एक हो गई है, जिस राज्य की सारी रियासतें जिस दिन एक हो गई है, जैसे ही उस राज्य की सारी रियासतें एक हो जाएगी उस दिन उस राज्य के आगे कौन सा ठप्पा लगा दो, बी श्रेणी का। और जैसे ही उस राज्य की सारी रियासतें एक हो जाएगी, राज्य किस श्रेणी में आ जाएगा, बी श्रेणी में, और उस राज्य को भारत सरकार की ओर से सुविधाएं मिलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्योंकि नए नए राज्य पैदा हो रहे हैं, ये अभी अपना ध्यान नहीं रख सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते, तो इनका ध्यान कौन रखेगी, भारत सरकार रखेगी। और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट को भी लग जाएगा कि राज्य अब अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, खुद का ध्यान खुद रख सकते हैं, और आगे जाके भारत सरकार राज्यों से बी श्रेणी का दर्जा भी क्या कर देगी, हटा देगी। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये बी श्रेणी का दर्जा हटा दिया जाएगा। और बी श्रेणी का दर्जा राजस्थान से कब हटाया, तो राजस्थान से कब हटाया था, 1956। और इसके लिए कौन से संविधान संशोधन का यूज किया, ये वही संविधान संशोधन है 7वां वाला, जिससे तुमने राष्ट्र प्रमुख का पोस्ट समाप्त करके कौन सा पोस्ट लाए थे, राज्यपाल। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 से इन्होंने राज्यों की श्रेणियां भी क्या कर डाली, समाप्त कर डाली। और इनको लग रहा है कि अब राज्य अपना खुद का ध्यान खुद रख सकते हैं, तो इन्होंने राज्यों की श्रेणियां भी क्या कर दी, समाप्त। तो हमारे 2 प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा कब मिला था, अरे कब मिलता है, 26 जनवरी 1950। और राजस्थान से बी श्रेणी का दर्जा कब हटाया गया, 1 नवंबर 1956। कौन से संविधान संशोधन से, 7वां संविधान संशोधन से। एक चीज और पढ़नी है कि इस राज्यों की श्रेणियों के अकॉर्डिंग क्या राजस्थान में कोई सी कैटेगरी का राज्य था क्या, राजस्थान में कोई सी कैटेगरी का राज्य था, तो बिल्कुल राजस्थान में जो सी कैटेगरी का राज्य था वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था। तो लिखो, देखें, लिखो 26 जनवरी 1950 राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान में, नेक्स्ट लिखो, राजस्थान में सी श्रेणी का राज्य, राजस्थान में सी श्रेणी का राज्य अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान में सी श्रेणी का राज्य अजमेर मेरवाड़ा था। राज्य में सी श्रेणी का राज्य अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा था। और एक लाइन कोष्टक बना के ही लिख दो, लिखो 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी, राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी, राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि भारत में पहली बार इलेक्शन कब हुए, 1952 में, जब विधानसभा लोकसभा एक साथ हो गए। तो 1952 में अगर इलेक्शन हुए हमारे भारत के अंदर, तो 1952 में इलेक्शन कहां के लिए भी होंगे, और राजस्थान वालों के लिए अगर इलेक्शन हुए तो राजस्थान वालों की क्या चालू होगी, और राजस्थान वालों की विधानसभा कहां चल रही है, जयपुर में चल रही है। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि 1952 में एक ऐसा क्षेत्र जो ठीक है अभी अपने राजस्थान के बीचों बीच, जो ठीक अभी कहां है, अपने राजस्थान के बीचों बीच, लेकिन अभी तक अपने राजस्थान वालों का हिस्सा नहीं है। पता मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं, कि मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूं वो क्षेत्र हमारा कौन सा है, वो क्षेत्र हमारा कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा। क्योंकि इस समय अजमेर मेरवाड़ा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत में इलेक्शन कब हुए हैं, 1952 में। अब 1952 में इलेक्शन हुए, राजस्थान में इलेक्शन हुए, राजस्थान वालों की विधानसभा कहां चालू होगी। अब 1952 में इलेक्शन हुए तो 1952 में इलेक्शन किसके लिए भी होंगे, क्योंकि ये तो केंद्र शासित है, ये खुद अपने आप में एक राज्य है। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। तो 1952 में इलेक्शन किनके लिए भी हो गए, अजमेर मेरवाड़ा वालों के लिए। और अजमेर मेरवाड़ा वालों की भी अलग से क्या चालू हो गई, और ये विधानसभा कहां चलती थी, तो राजस्थान वालों ने एक दौर ऐसा देखा है जब हमारे यहाँ पे कितनी विधानसभाएं एक साथ चल रही है, 2। एक तो शेष राजस्थान वालों की तो कहां चल रही है, जयपुर में, और इधर अजमेर मेरवाड़ा वालों की कहां चल रही है,
अजमेर में। और ये अजमेर मेरवाड़ा वालों की अलग विधानसभा कब तक चल सकती है? अरे कब तक चलेगी यार? अरे कब तक चलेगी? 1900 जैसे ये भी राजस्थान में क्या हो जाएगा शामिल, इनकी विधानसभा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक तो अलग है। तो 1952 से 56 के बीच जो अजमेर मेरवाड़ा की जो अलग विधानसभा चली है उसको क्या कहते हैं? धार या कितनी इंग्लिश मीडियम वाली किताबों में इसको क्या भी मेंशन किया गया है? धारा सभा। तो धार सभा को चाहे धारा सभा बात एक ही है। और ये अजमेर मेरवाड़ा वालों की क्या है? अलग विधानसभा, जो कब से कब तक चली है? 1952 से 56 के बीच। और एक आदमी, एक तो इस धार सभा में कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और जैसे 1956 में अजमेर मेवाड़ा राजस्थान में शामिल होगा, ये भी उस राजस्थान में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि इस धार सभा का इकलौता फर्स्ट एंड लास्ट क्या बनता है? सीएम यानी मुख्यमंत्री। तो तुम चाहो तो उसको कहाँ का इकलौता मुख्यमंत्री बोलो, चाहे इकलौता मुख्यमंत्री कहाँ का। तो धार सभा या अजमेर मेरवाड़ा का इकलौता मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो धार सभा या अजमेर मेरवाड़ा का जो इकलौता मुख्यमंत्री बनता है उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो उस आदमी का नाम क्या बताना है? हरिभाऊ उपाध्याय। तो यहां से लास्ट लिखो, एक तो लिखो 1952 से 56 के बीच, 1952 से 56 के बीच अजमेर मेरवाड़ा की, 1952 से 56 के बीच अजमेर मेरवाड़ा की, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा को, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा को, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा को, अलग विधानसभा को धार या धारा सभा कहा गया। अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा को धार या धारा सभा कहा गया, धार या धारा सभा कहा गया, जिसमें कुल 30 सदस्य थे। धार या धारा सभा कहा गया जिसमें कुल 30 सदस्य थे, जिसमें कुल 30 सदस्य थे, जिसमें कुल 30 सदस्य थे। और लिखो, लिखो इस धार सभा के या अजमेर मेरवाड़ा के, इस धार सभा के या अजमेर मेरवाड़ा के, इस धार सभा के या अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री, इस धार सभा के या अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। इस धार सभा के या अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, 2-4 बातें एक एक की बाकी रहेगी, 5-7 मिनट इतना काम वो अपन कल आके पूरा करेंगे। जो लोग नए जुड़े ना उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना, उनको ये मानना कि सिलेबस आज चालू ही नहीं हुआ। हमारा सिलेबस तो कल से क्या होगा? शुरू होगा। बाकी बात कल करेंगे ना।